वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल के बारे में। फर्स्ट यूनिट के लिए तो बायोमोलिक्यूल क्या है, वो उसमें क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, लिपिड रहता है। लिपिड जो है पॉलीमर नहीं बनाते हैं, पॉलीमर बनता है जो न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें। एफ एफ मिश्रण की अगर बात करें तो फर्स्ट सेल्स एफ मिश्र जो है मिक्सचर जो इन्होंने फर्स्ट सेल के अंदर ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी की जो डिस्कवरी की थी। देखो न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें, एफ मिश्रण ने फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में एक रासायनिक पदार्थ पृथक किया जिसे न्यूक्लियन नाम दिया। एफ मिश्रण ने क्या हुआ, फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस से एक रासायनिक पदार्थ जो है सेपरेट किया था, उसको नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन दिया था। एल्टमान ने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। एल्टमान ने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, इस प्रकार का पॉलीमर होता है। इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस प्रकार का पॉलीमर होता है, एक प्रकार का पॉलीमर होता है। इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फिर देखें न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें, नाइट्रोजनस बेसेस जिसके अंदर क्या रहते हैं, पेंटोज है। नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, पेंटोज सुगरेट रहती है और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है। क्या आता है, H3PO4 होता है। नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, पेंटोज सुगर आ जाती है और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज सुगर है और H3PO4 है। न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या ही आता है, न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर आती है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर आती है ना। और न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है, न्यूक्लियो और साइड आता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड और जिसमें H3PO4 भी हम ऐड कर देते हैं। न्यूक्लियोसाइड यानी कि इसके पास में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर और साथ में H3PO4। न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पेंटोस सुगर और H3 4 आ जाता है। देखो नाइट्रोजनस बेस जो है कोशेल ने बताया था, किसने बताया था, कोशेल ने बताया था। नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या होती है, एक तो प्यूरिन्स होती है जिसको हम एजी बोलते हैं, एमिनोन और गुआनिन, और एक होता है पिरिमिडिन जिसके अंदर साइटोसिन आ जाती है, यूरोसिन आ जाती है, ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, थायमिन जो है डीएनए में प्रेजेंट होती है। पेंटोस सुगर को जो है लिविन ने बताया था, किसने बताया था, लिविन ने बताया था पेंटोस सुगर को। देखो पेंटोस शुगर जो है डीएनए की अगर बात करें तो उसके अंदर आरएनए में क्या होती है, राइबोस शुगर होती है जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है डीएनए के अंदर होती है जिसे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रोजनस जो है प्यूरिन प्यूरिन आर और पिरिमिडिन वाई। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कार्बन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है इसके अंदर। ठीक है, और क्या होता है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। किससे, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन से मिलकर के बने होती है। 9 सदस्य वाली रिंग होती है। कितनी होती है, 9 सदस्य वाली रिंग होती है। 9 में 5 तो कार्बन होते हैं और 9 4 कितने होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। 9 सदस्य वाली रिंग होती है। ठीक है, जैसे कि डायजीन डायजीन की अगर बात करें, 9 कार्बन 9 हो जाते हैं जिसमें 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक तो pyrimidine होता है। ठीक है, और एक इमिडाजोल रिंग होता है। और प्यूरिन दो प्रकार की होती है, एक होती है एडेनिन और एक होती है गुआनिन। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 6 के बाद में आता है 7 7 8 9, है ना। फिर देखो प्योर इसके अंदर क्या आता है, एडेनिन आता है और ये इमिडाजोल रिंग है। देखो अगर हम इसकी बात करें 6 अमीनो एडिनो प्यूरिन की अगर बात करें तो उसके अंदर 6 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एमिनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है ना। एडेनिन के अंदर 6 पोजीशन पे क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है। लेकिन अगर गुआनिन की अगर बात करें, है ना, गुआनिन के अंदर क्या होता है, 2 अमीनो 6 ऑक्सो ग्रुप होता है। 2 अमीनो ग्रुप कहाँ पे होता है, 2 पोजीशन पे होता है और 6 पे क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। 2 अमीनो 6 ऑक्सो होती है। ठीक है, फिर देखो अब हम बात करते हैं पीरियड रिंग को जिसको में वाई आता है। ठीक है, इसमें ये 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं। कितने होते हैं, 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन। जैसे इसके अंदर
इस हमारी काउंटिंग होती है जैसे 1 2 3 4 5 6। ये सबसे पहले साइटोसिन की अगर बात करें तो 4 पे क्या होता है हमारा अमीनो ग्रुप होता है ना। और 2 ऑक्सोप्यूरिन और 2 पे क्या होता है हमारा ऑक्सो ग्रुप होता है। ठीक है, फिर देखो ये हो गया हमारा साइटोसिन। फिर देखो ये आता है हमारा यूरेसिल की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 4 डाई ऑक्सीपिरिमिडीन आ जाती है। यूरेसिल आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। यूरेसिल जो है अनस्टेबल होता है, फ्री रेडिकल रेडियो रिएक्टिविटी अधिक होती है। यूरेसिल जो है वो क्या होता है अनस्टेबल होता है, फ्री रेडिकल और रेडियो एक्टिविटी अधिक होते हैं। 2 4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन यूरेसिल। यूरेसिल जो है अनस्टेबल होता है, इसके अंदर फ्री रेडिकल रेडियो रिएक्टिविटी अधिक होती है। ठीक है, तो और कहती है 2 और 4 पे क्या होता है हमारा ऑक्सो ग्रुप होता है। फिर देखो हम मिथाइल की अगर बात करें, है ना, तो काउंटिंग तो ऐसी चलती है 1 2 3 4 5 और 6। ये कहता है 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमिन। डीएनए की अगर बात करें इसके अंदर कोई फिजिकल नहीं होता है, रिएक्टिविटी जो है कम होती है और एनर्जी भी कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। थाइमिन की अगर बात करें नो डीएनए के अंदर क्या होता है इसके पास में कोई फ्री रेडिकल नहीं होता है, रिएक्टिविटी कम होगी, एनर्जी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी ज्यादा है। यूरोसिल का अगर हम मिथाइलेशन कर दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थाइमिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर ऑक्सो की अगर बात करें यूरेसिल आरएनए अनस्टेबल होता है, फ्री रेडिकल रिएक्टिविटी अधिक होती है। फिर देखो आरएनए जो है कैसा होता है अनस्टेबल होता है। क्या होता है अनस्टेबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। यूरेसिल की वजह से क्या होता है जो आरएनए वो हमारा क्या होता है अनस्टेबल होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसुगर, और राइबोसुगर की वजह से भी क्या है ये अनस्टेबल है। फ्री रेडिकल और जो है वो क्या करते हैं रिएक्टिविटी, फ्री रेडिकल होते हैं रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देखो पेंटोस शुगर की अगर बात करें, पेंटोस शुगर जो होती है ना 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। ये क्या होती है, एक होती है बीटा डी राइबोज, एक होती है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या होती है बीटा डी राइबोज और बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये देखो बीटा डी राइबोज की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आता है 1 2 3 4 5। ये कहती है रिडक्शन और रिडक्टेज एंजाइम। इसमें क्या होता है देखो आरएनए के ऊपर क्या होता है 2 प्राइम पर ओएच प्रेजेंट होता है ना। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 प्राइम ओएच की बात करें तो इलोंगेशन और ग्रोविंग होता है। 3 प्राइम एंड क्या होता है इलोंगेशन और ग्रोविंग एंड होता है। अगर हम इसकी रिडक्शन की कर दे बीटा डी राइबोज की, ठीक है, तो इसमें से रिडक्शन एंजाइम दे दो 2 प्राइम ओक से क्या जाएगा एक ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो डीएनए जो है ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, स्टेबल होती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो फॉस्फोरिक एसिड की अगर बात करें, फॉस्फोरिक एसिड जो है क्या होता है पी H3PO4 एच ओ एच ओ एच ओ एच और पीओ। अब इसमें से 3 एच निकाल दें हम तो क्या बन जाएगा हमारा फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एच प्लस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा PO3 फॉस्फेट ग्रुप। PO3 ग्रुप न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है ये, और ये क्या होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है प्रेजेंट होता है और ये कैसा होता है एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है एसिडिक नेचर होता है, नेचर का होता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए। PO3 नेगेटिव चार्ज है एसिडिक नेचर का होता है। तो देखो न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें, न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो उसमें कहता है नाइट्रोजनस बेसेस पेंटोस शुगर होती है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये देखो ये है हमारी कौन सी प्यूरिन रिंग है, कितनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये दूसरी आ जाती है हमारी, ये हमारा आ जाता है ग्रुप कौन सा शुगर आ जाती है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर ही है इसके पास में, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नहीं है। और ये जिस बॉन्ड से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज के द्वारा ये प्रेजेंट होते हैं, ये बन गया एडिनोसिन। देखो
9PO4 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या लिंकेज, 1 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। देखो न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें, तो इसके अंदर तीनों ही प्रेजेंट होता है। क्या क्या आ जाता है हमारा, न्यूक्लियोसाइड आ जाता है जिसके पास में क्या होता है एनपी और H3PO4 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा पूरा का पूरा ग्रुप। देखो हाई एनर्जी लेवल PO4 बॉन्ड फॉस्फोरिक फॉस्फो एनहाइड्रिक एनहाइड्राटाइड बॉन्ड आ जाता है ना। फिर बाद के अंदर बात करें हम, क्या आ जाती है हाई एनर्जी लेवल बॉन्ड फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड आ जाता है। ये एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट से जुड़ा है, डाइजो है 2 से जुड़ा है। एक की अगर किसकी बात करते हैं जब 2 से जुड़ा हुआ रहता है तो एक हो जाता है। देखो एटीपी की अगर बात करें तो ये 3 फॉस्फेट ग्रुप 2PO3 PO4 माइनस हाई एनर्जी लेवल वाला होता है। एलडीपी की अगर बात करें जिसके अंदर एक जो है वो एक एटीपी दो मतलब एक एडीन से मिलकर के बना होता है 2 फॉस्फेट ग्रुप से। एक फॉस्फेट ग्रुप हाई एनर्जी लेवल वाला होता है। एएमपी के अंदर क्या होता है एक ही फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है और 0 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इसके अंदर। 0 फॉस्फेट ग्रुप जो है हाई एनर्जी लेवल वाला होता है। ठीक है, देखो नाइट्रोजनस बेसिस, देखो एडेनिन आ जाता है इसके अंदर फॉस्फेट पेंटोस शुगर। और सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करें है ना, फिर क्या आ जाता है पेंटोज शुगर, फिर न्यूक्लियोसाइड, फिर फॉस्फोरिक एसिड, फिर आ जाता है न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है राइबोस, राइबोज हो सकता है तो एडिनोसिन और H3PO4 और AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी राइबोज के अंदर डीऑक्सी एडिनोसिन H3PO4 DMP एडिनाइलिक एसिड क्या आ जाता है गुआनिन, गुआनिन राइबोस राइबोजाती गुआनोसिन, राइबोस गुआनोसिन H3PO4 GMP डीऑक्सी राइबोस डीऑक्सी गुआनिन और H3PO4 और DCMP। ये ऊपर वाला आरएनए की बात है और नीचे वाली डीएनए की बात है। साइटोसिन राइबोज साइटिडीन साइटिडीन H3PO4 और CMP। डीऑक्सी की अगर बात करें डीऑक्सी राइबोज की, डीऑक्सी साइटिडीन H3PO4 DCMP। देखो यूरेसिल की अगर बात करें राइबो राइबोस यूरिडीन यूरिडीन H3PO4 और यूएमपी। देखो थाइमिन की अगर बात करें 5 मिथाइल थाइमिन, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी राइबोस डीऑक्सी थाइमिडीन H3PO4 और DTMP। एमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनाइलिक एसिड, डीएएमपी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जीएमपी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट या गुआनाइलिक एसिड। डीजीएमपी डीऑक्सी मोनो डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। सीएमपी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट या साइटिडाइनिक एसिड। DCMP डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। सी DTMP डीऑक्सीथाइमिडीन एसिड डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। यूएमपी यूरेडिन मोनोफॉस्फेट या यूरेडाइनिक एसिड। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर बात करा जाता है 5' CS2 H, फिर आता है 2' OH 3' OH। 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं OH PO माइनस। फिर वापिस से दूसरा फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट। फिर ये जाता है हमारा सेकंड न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर ये है हमारी राइबोस शुगर 2' OH 3' OH और CH2H एनटीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जीटीपी सीटीपी यूटीपी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। एटीपी आ जाता है जीटीपी आ जाता है सीटीपी आ जाता है और यूटीपी आ जाता है। देखो डीटीपी डीएनटीपी की अगर बात करें तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएटीपी डीजीटीपी डीसीटीपी डी यूटीपी आ जाती है। ठीक है, फिर इसके अंदर ये फर्स्ट प्राइम पे एडेनिन, सेकंड पे ओएच, थर्ड पे ये आ जाता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैक करता है। फिर ये आ जाता है CHOH कहता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2PO4 -3 एनर्जी।
ये देखो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम एंड सेकंड न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम एंड के मध्य फॉस्फो न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम एंड सेकंड न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम एंड के मध्य फॉस्फो न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट पीडीबी का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए दो फॉस्फेट के बराबर ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक फॉस्फोडाइस्टर बनाने के लिए दो फॉस्फेट के बराबर ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक बेस पेयर में कितने होते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए नंबर ऑफ फॉस्फेटाइड बॉन्ड n-2 डीएनए हो गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और आरएनए के अंदर नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड n-2 इन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बराबर क्या हो जाता है? -1 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? चारगाफ नियम। चारगाफ इक्विवेलेंस रूल गिवन बाय इरविन चारगाफ। किसने दी थी? इरविन चारगाफ ने दी थी। यह नियम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर लागू होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर लागू होता है। आपको यह नियम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर लागू नहीं होता है। ये देखो इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन बराबर टोटल नंबर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए की अगर बात करें टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन बराबर कितना? टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। आर बराबर क्या हो जाता है? पूरा का पूरा आर है हमारे पिरिमिडिन प्यूरिन और ये वाई क्या है हमारा? पायरोमिडिन। देखो जैसे कि ये एटी एजी सी टी एजी 5 प्राइम 3 प्राइम टी सी जी ए टी जी फिर पिरिमिडिन बराबर 2 पिरिमिडिन बराबर 4 पिरिमिडिन बराबर 5 पिरिमिडिन बराबर 2 ठीक है। वाई आर बराबर वाई देखो ये क्या है हमारा? पिरिमिडिन 4 है और पिरीन भी 4 है। फिर टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन बराबर होता है टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिमिडिन 80। देखो एजी बराबर क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ एनिलीन बराबर टोटल नंबर ऑफ थायमिडीन हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ गुआनिन बराबर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ साइटोसिन। ए प्लस जी बराबर होता है सी प्लस टी और यू। ए प्लस जी या बटा सी प्लस टी बराबर हो जाता है कांस्टेंट बराबर ए प्लस टी नॉट इक्वल टू जी प्लस टी। दोनों को दोनों अक्षर बराबर होता है प्लस टी बटा जी प्लस सी। ये होता है बेस रेशो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है, जैसे ब्रोकेरियोट डीएनए साइक्लोइड डबल स्टैंडर्ड डीएनए और जिससे कंटेंट रिच हाई होता है और जबकि यूकेरियोट डीएनए में लीनियर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए 80 कंटेंट रिच ज्यादा होता है। देखो इसके अंदर 80 रीजन कम होता है। सबसे देखो पहले हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक डीएनए की, इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिससे कंटेंट ज्यादा होता है 80 कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? हाई होता है ड्यू टू हाई जीसी कंटेंट। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी लगेगी मेल्टिंग पॉइंट के लिए। इनका बेस रेशो 1 से कम होता है। प्रोकैरियोटिक में बेस रेशो 80 अगर कम होगा तो जीसी ज्यादा होगा। बेस रेशो अगर 80 कम तो जीसी ज्यादा लेस देन 1। बेस रेशो ग्रेटर देन क्या होता है? 1। प्रोकैरियोटिक सेल में बेस रेशो एग्जाम्पल इकोलाई का बेस रेशो 0.97 है। थर्मोफिलस का बेस रेशो कितना है? 0.67 है। यूकेरियोटिक सेल 80 यूकेरियोटिक सेल क्या आता है? 80 ज्यादा तो जीसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यूकेरियोटिक सेल की अगर बात करें एक यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है? 80 अगर ज्यादा होगा तो जीसी कम हो जाएगा। बेस रेशो 80 ज्यादा जीसी कम मोर देन 1। ह्यूमन का बेस रेशो कितना होता है? 1.5। क्वेश्चन आ जाता है किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 17% ए है तो जी कितना होगा? ए प्लस जी ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी बराबर 100%। ठीक है, तो ये पूरा 17 प्लस जी बराबर 100%। 34 प्लस 2 जी 100%। 2 जी बराबर 100 माइनस 34। ठीक है, 2 जी बराबर कितना? 66 बराबर 30%। 80 बराबर ए बराबर टी 17% जी बराबर सी कितना होगा? कि देखो यूकेरियोटिक डीएनए की अगर बात करें लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है 80 कंटेंट रिचर ज्यादा होता है। लीनियर डीएनए और ये 80 कंटेंट रिचर ज्यादा जिससे क्या हो जाता है? कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ जीसी। एनर्जी कम लगेगी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। 80 बराबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जीसी बराबर कितना होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इनका बेस रेशो 1 से अधिक होता है।
ये देखो क्वेश्चन इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ए सी बराबर डी। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर चार का लागू नियम लागू होता है। डीएनए जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय 1973 के अंदर वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल बी डीएनए का दिया था। रोजलेट फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक से डीएनए के डबल हेलिकल की स्टडी की थी। रोजलेट फ्रैंकलिन और विल्किन ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक द्वारा डीएनए के डबल हेलिकल की स्टडी की थी। इन्होंने एक्स-रे डिफरेंशिएशन फोटोग्राफ की खोज फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने की थी। नोबेल प्राइज मिला था उनको 1962 के अंदर। ये देखो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल समानांतर होती है। एडेनिन एंड थाइमिन के मध्य दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। गुआनिन एंड साइटोसिन के मध्य तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। देखो ये जो चेन जो है उनका डायमीटर कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है या 2 नैनोमीटर होता है। और ये वाली क्या होती है हमारी माइनर ग्रुव होती है और एक होती है हमारी मेजर ग्रुव होती है। ठीक है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स है मेजर। देखो 3.4 एंगस्ट्रॉम दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम 0.34 नैनोमीटर। माइनर ग्रुप जो है रेगुलेटरी प्रोटीन आकर के बाइंड करती है। माइनर ग्रुप में जैसे डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम या प्रोटीन भी बाइंड होते हैं। और मेजर ग्रुप एसिडिक प्रोटीन आकर के बाइंड होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो आकर के बाइंड होती है। एक कंप्लीट हेलिक्स के अंदर हेलिकल लेंथ कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। नंबर ऑफ हेलिकल लेंथ कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। नंबर ऑफ बेस पेयर की अगर बात करें तो 10 बेस पेयर हो जाते हैं। फिर देखो दो कर्विंग मेजर ग्रुप या दो माइनर ग्रुप के मध्य एक कंप्लीट हेलिक्स जो है दो कर्विंग मेजर ग्रुप या दो माइनर ग्रुप के मध्य एक कंप्लीट हेलिक्स विकसित होता है। डीएनए में पॉजिटिव ध्रुवता पाई जाती है। 5 प्राइम हेड के 5 प्राइम पे क्या होती है हेड या क्या बोलते हैं 3 प्राइम पे 10। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेचर में डीएनए एसिडिक होता है। डीएनए पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। नेचर में डीएनए कैसा होता है एसिडिक होता है फॉस्फेट आयन के कारण। डीएबल स्टैंडर्ड डीएनए की अगर बात करें बैकबोन जो है रिडिकम जो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के ये बनी होती है। और स्टेप नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं जैसे कि ए बराबर टी जी बराबर सी। डीएनए क्या है नेगेटिवली चार्ज होता है एसिडिक नेचर का होता है। साल्ट ब्रिज साल्ट लिंक 30 कौन का होता है तो जो कोई स्टोन प्रोटीन की अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज या आर्जिनिन लाइसिन अमीनो एसिड बेसिक या बेस नेचर। तो देखो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 10,000 बेस पेयर होने के लिए कितनी होगी डीएनए की लेंथ बराबर कितना नंबर ऑफ बेस पेयर गुना 3.4 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.34 नैनोमीटर। 10,000 गुणा 3.4 एंगस्ट्रॉम तो 10 को अगर हम हटा देंगे पॉइंट को हटा दें है ना तो कितना हो जाएगा 34,000 एंगस्ट्रॉम। ये देखो 10,000 को हम गुणा कर दें तो 0.34 नैनोमीटर बट्टा में क्या जाएगा 100 तो कितना जाएगा 3400 नैनोमीटर। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कंटेन का 2 मीटर। देखो ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं। इनकी लेंथ कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। बैकबोन ये नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बराबर क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। रोमन नंबर 2 बराबर कितने होते हैं 46 डीएनए में कितने होते हैं 46। रोमन नंबर 2 बराबर कितने होते हैं 46 डीएनए में कितने होते हैं 46। देखो जीनोम की अगर बात करें हैप्लोइड होता है हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम क्या होता है हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन जीनोम एन बराबर कितना होता है 23। नंबर ऑफ बेस पेयर नंबर ऑफ बेस पर 3 इंटू 10 to 9 बेस पेयर। लेंथ ऑफ डीएनए की अगर बात करें नंबर ऑफ बेस पेयर गुणा कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। नंबर ऑफ बेस पेयर गुणा 0.34 नैनोमीटर 0.4 नैनोमीटर गुणा 10 की पावर माइनस 2 लगाते हैं 3 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 0.34 गुणा 10 की पावर -9 मीटर बराबर होता है 1.02 मीटर। ह्यूमन सेल की अगर बात करें 2n बराबर क्या होता है 2 गुणा 1.02 मीटर बराबर होता है 2.4 मीटर। 1 mm बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है
10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर हो जाता है 10⁻⁻4 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। टाइप्स ऑफ डीएनए या पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए, क्या बात करें टाइप्स ऑफ डीएनए या पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए में बात करें। देखो सबसे पहले करैक्टर की अगर बात करें, रोटेशन जो है ना, रोटेशन की अगर एडीएनए की अगर बात करें तो राइट हैंडेड क्लॉकवाइज होता है, बी जो है राइट हैंडेड होता है, जेड है क्या होता है लेफ्ट हैंडेड होता है। वेंग रिचर्ड ने इसकी खोज की थी, किसने की थी, जो डीएनए की वेंग रिचर्ड ने इसकी खोज की थी। और देखो लेंथ ऑफ कंप्लीट हेलिक्स, हेलिक्स की पिच की अगर बात करें है ना, लेंथ ऑफ कंप्लीट हेलिक्स पिच की अगर बात करें और ए में कितनी होती है 25 एंगस्ट्रॉम, बी के अंदर कितनी होती है 34, सी के अंदर कितनी होती है, जेड के अंदर कितनी होती है 45 एंगस्ट्रॉम होती है। नंबर ऑफ बेस पेयर इन ए कंप्लीट हेलिक्स, नंबर ऑफ बेस पेयर की अगर बात करें किसमें कंप्लीट हेलिक्स में, तो ए में कितनी होती है 11 बेस पेयर होती है, बी में कितनी होती है 10 पेयर पेयर होती है, जेड में कितनी होती है 12 बेस पेयर होती है। ए में कितनी होती है 11 और बी में कितनी होती है 10 और जेड में कितनी होती है 12। डायमीटर की अगर बात करें ए में कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर, और बी में 26 एंगस्ट्रॉम या 0.6 नैनोमीटर, और जेड के अंदर 18 एंगस्ट्रॉम या 1.8 नैनोमीटर। 5 यूनिट की अगर बात करें तो ये क्या होती है मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है, और बी भी क्या होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, सी होता है डाइन्यूक्लियोटाइड। देखो 5 × 74 बैक्टीरियोफाज में क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसे होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एंड जो एक ही डीएनए होता है। देखो देखो ये है एडेनिन, ये है थायमिन, डीऑक्सीराइबोस। फिर बाद के अंदर आ जाता है ये तीन, अगर जी और सी की अगर बात करें तो ये कितने होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए आते हैं। देखो डीआरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस आ जाते हैं, प्यूरिन जिसके अंदर ए और जी आ जाता है। पिरिमिडिन की अगर बात करें जिसके अंदर क्या जाता है सी और यू आ जाता है नाइट्रोजनस बेसिस। प्यूरिन में क्या जाता है ए और जी, और पाइरिमिडिन में सी और यू, पेंटोस शुगर जिसके अंदर राइबोस शुगर आ जाती है, और एस3 PO4 आ जाता है। देखो आरएनए या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक आरएनए, क्या बात करें जेनेटिक केवल वायरस के अंदर प्रेजेंट है, ड्यूटर वायरस आरएनए वायरस, बीटा बीटा बैक्टीरियोफाज और टीएम टोबैको मेजर वायरस। नॉन जेनेटिक आरएनए की अगर बात करें तो वो आ जाता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इनसोल्यूबल आरएनए होता है। टोटल आरएनए कितना होता है 80% होता है। हाईली स्टेबल आरएनए, लाइफ स्पान जो इसकी सर्वाधिक होती है। और टीआरएनए की अगर बात करें ट्रांसफर आरएनए सोल्यूबल आरएनए होता है, 10 से 15% होता है। स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। एमआरएनए की अगर बात करें तो ये मैसेंजर आरएनए होता है, 3.5% होता है। अनस्टेबल आरएनए होता है। लार्जेस्ट आरएनए लाइफ स्पान जो है वो शॉर्ट होती है। ये आरएनए बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। क्या होता है लार्जेस्ट आरएनए होता है और बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, और ये अनस्टेबल आरएनए होता है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करें डीएनए का क्या होता है आरएनए, डीएनए होता है सबसे बड़ा, फिर आरएनए, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए। डीएनए स्ट्रैंड सबसे ज्यादा, आरएनए फिर आरआरएनए। रटअप होता है स्टेबिलिटी किसकी होती है सबसे ज्यादा, डीएनए की, फिर आरआरएनए की, टीआरएनए की और एमआरएनए की। तो देखो आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए की अगर बात करें तो इसकी जो खोज है किसने खोज की थी, कुललैंड ने की थी। किसने की थी कुललैंड ने की थी। ये इनसोल्यूबल आरएनए है, हाईली स्टेबल आरएनए है, और टोटल आरएनए का 80% जो है पाया जाता है। आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस, आरएनए पॉलीमॉर्फिज्म, फर्स्ट इन प्रोकैरियोट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलती है। आरएनए राइबोसोमल प्रोटीन बराबर क्या होता है राइबोसोमल होता है। आरआरएनए बराबर क्या होता है राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोम। आरआरएनए की अगर बात करें यूकेरियोट के अंदर कौन सा होता है 5 आरएनए, 5.8 आरएनए है, 18 आरएनए, 28 आरएनए। और प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो 5 एसआरएनए, 16 एसआरएनए और 23 एसआरएनए। ये देखो राइबोसोम की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है। ये सेल फैक्ट्री साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम की अगर बात करें प्रोकैरियोट में क्या होता है 50 एस और 30 एस, 70 एस की अगर बात करें तो स्मॉल सब यूनिट जो है 30 एस की होती है। इसके अंदर 16 एस आरएनए और 21 राइबोसोमल प्रोटीन होती है। ठीक है, और ये 16 एसआरएनए जो है एंटी साइंडल गुणन सीक्वेंस इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। एंटी साइंडल गुणन सीक्वेंस
पाई जाती है। इस सीक्वेंस पर साइटोसिन और यूरासिल की सीक्वेंस ज्यादा पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। लार्जेस्ट एबिलिटी की अगर बात करें तो 50 एस की होती है, 5 एस और 23 एस आर आर एन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर 34 राइबोसोमल प्रोटीन पाई जाती है और 18 यूकेरियोट राइबोसोम की अगर बात करें 80 एस आ जाती है, इसके अंदर 60 एस और 40 एस की मिलकर के बनी होती है। स्मॉल सब यूनिट जो है 40 एस की, इसके अंदर 18 और एसआरआरएनए और 30 की राइबोसोमल लगभग 30 राइबोसोमल प्रोटीन होती है। लार्ज सब यूनिट की अगर बात करें तो 60 एस, इसके अंदर 5 एस, 5.8 और 5.8 और 28 एसआरएनए प्रेजेंट होता है और 50 राइबोसोमल प्रेजेंट होती है। देखो 23 एसआरएनए एक्ट एज एन एंजाइम राइबोसोम। 23 एसआरएनए जो है एंजाइम की तरह राइबोसोम की तरह काम करता है। इसके पास में कहते हैं पेप्टिडल ट्रांसफेज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन ऑफ दो अमीनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो उसका निर्माण करता है। अगर एस बराबर क्या होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट 70s प्लस 70s बराबर क्या होता है 100s डायमीटर और 80s प्लस 80s बराबर क्या होता है 120 डायमीटर। 50s और 30s mg प्लस 2 संयोजन 0.001 मोलर mg प्लस 2 लेस देन 0.01 मीटर संयोजन जो होता है। ठीक है, तो क्या बनाती है 50s और 30s मिलकर के 70s राइबोसोम। राइबोसोम के सभी यूनिट का संयोजन वियोजन विब्रेस्टो की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। 70s राइबोसोम में Mg प्लस 2 मोर देन एंड दे हम 0.011 तो कहता है पॉलीराइबोसोम प्रोकैरियोट या पॉलीसोम्स 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो एक तरफ राइबोसोमल आरएनए की अगर बात करें, आरएनए राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है। आरएनए जो है राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलकर के बनाता है राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान स्थान उपलब्ध कराता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या होता है स्थान जो है वो उपलब्ध करवाता है। फिर देखो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए की अगर बात करें क्या होता है अडेप्टर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए होता है। ये टोटल आरएनए का 10 से 15% जो है वो होता है। इसकी खोज जो है होगलैंड ने की थी। इसकी खोज जो किसने की थी होगलैंड ने की थी। इस आरएनए के ऊपर एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं एंटीकोडॉन जो है टीआरएनए जो है अडेप्टर आरएनए सॉल्युबल आरएनए ये टोटल आरएनए का 10 से 15% होता है। इसकी जो खोज है वो किसने की थी होगलैंड ने की थी। और इस पर इस आरएनए पर एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं। ये स्मॉलेस्ट आरएनए है जो 17 से 80 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। स्मॉलेस्ट आरएनए जो कि किससे 17 से 80 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। टीआरएनए के अंदर अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। टीआरएनए के अंदर क्या होता है अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं जैसे डाइऑक्सीयूरोडिन, डीएचयू, इनोसिन्स और सूडोयूरोडिन। टीआरएनए के अंदर क्या होते हैं अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं जैसे डाई हाइड्रोक्सीयूरोडिन, डीएचयू, इनोसिन और सूडोयूरोडिन। टीआरएनए की स्टेबिलिटी के कारण इसमें उपस्थित नाइट्रोजनस बेसेस ए के कारण टीआरएनए में लूप का फॉर्मेशन करते हैं। टीआरएनए की स्टेबिलिटी के कारण इसमें उपस्थित नाइट्रोजनस बेसेस इन्हीं के कारण टीआरएनए लूप का फॉर्मेशन करते हैं। देखो टीआरएनए की अगर बात करें इसके अंदर स्टेम होता है ना, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस पेयर में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जैसे कि ये स्टेम है और ये लूप है। फिर देखो लूप की अगर बात करें तो बेस पेयर जो एब्सेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एब्सेंट होता है और अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसेस जो है पाए जाते हैं। ये है एक लूप। देखो टीआरएनए की बात करें तो इसकी 2D जो स्ट्रक्चर है वो रॉबर्ट हेली ने दी थी। ठीक है 2D किसने दी थी इसकी रॉबर्ट हॉलर ने दी थी। और ये कैसी होती है क्लोवर लीफ मॉडल की क्लोवर लीफ मॉडल की तरह होती है। रॉबर्ट हॉली ने बताई थी 3D स्ट्रक्चर जो है किम ने बताई थी और कैसे होती है एल शेप्ड होती है। क्लोवर लीफ मॉडल की अगर बात करो 2D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए किसने बताई थी रॉबर्ट हेली ने बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है 3 प्राइम और इसमें क्या होता है एसीसी ग्रुप एडेप्टर आर्म और अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। अडेप्टर होगा फिर देखो सेकंड पे जाता है हमारी टी स्टेम लूप 5 बेस पे टी लूप टी साइसियम 700 बेसेस पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट आ जाती है। कौन सी जाती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट आ जाती है। फिर बाद देखो 3 प्राइम की अगर बात करें एक्स्ट्रा वेरिएबल आर्म हो जाती है। ये एंटीकोडन स्टेम लूप है। कैसा एंटीकोडन स्टोन लूप है और एंटीकोडन लूप 700 बेसेस पाए जाते हैं। ठीक है 7 3 क्या होता है एक्स्ट्रा आर्म वेरिएबल आर्म्स एंटीकोडन लूप 700 बेसेस। फिर देखो एंटीकोडन की अगर बात करें
एंटीकोडन की अगर बात करें कोडन ब्रिज साइट, ये क्या होती है कोडन ब्रिज साइट, ये कहता है एंटीकोडन। फिर देखो अगर बात करें अमीनो साइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम बाइंडिंग्स आ जाते हैं, फाइव में क्या जाती है ए ए AARS, ठीक है, यानी अमीनो साइड टीआरएनए सिंथेटेज आरएनए बाइंडिंग साइट हो जाती है। इसके पास में कहता है डी लूप 7 अनपेयर्ड DHO आर्म डाइहाइड्रोक्सीयूराडी, डी स्टैंड फॉर से 5 बेस पेयर, टी साइसिजो थाइमिडीन सूडोयूरोडीन साइटोसिन, टी साइ सी क्या होता है थाइमिडीन सूडोयूरोडीन साइटोसिन। देखो क्वेश्चन अगर एक्सेप्टर आर्म जो है डाइहाइड्रोक्सीयूरोडीन और एंटीकोडन एट बेस पेयर स्टेम सी सीक्वेंस कहता है टी साइ सी 5 बेस पेयर स्टेम डी आर्म सूडोयूरोडीन। देखो एक्सेप्टर आर्म जो है, एक सेकंड दोबारा समझ करती हूँ इसमें। एक्सेप्टर जो आप होती है उसके पास में क्या होता है 8 बेस पर स्टेम सीक्वेंस होता है, और एंटीकोडन नाम जो होती है इसके पास में क्या होता है 5 बेस पर स्टेम होता है, और टी साइज जो होती है इसके पास में क्या होता है सुडोयूरोडिन होता है, और ये नाम के पास में क्या होता है हाइड्रोक्सीयूरोडिन। एक्सेप्टर नाम के पास में क्या होता है 5 बेस पर 8 बेस पर होता है, 13 बेस पर। एंटीकोडन के पास में क्या होता है 5 बेस पर स्टेम और सी सीक्वेंस। देखो फंक्शन ऑफ टीआरएनए की अगर बात करें, टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एमआरएनए फोकसेट कोडन के अनुरूप अमीनो एसिड को लेकर के आता है जिसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। रॉबिट ने टीआरएनए जो है एंटीकोडन बताया था, रेबिट सॉरी, रॉबिट में टीआरएनए एंटीकोडन और ह्यूमन के अंदर एमआरएनए, ठीक है, फ्रॉग के अंदर आ जाता है आरआरएनए, ह्यूमन का रेबिट का टीआरएनए और ह्यूमन का एमआरएनए और फ्रॉग का आरआरएनए, इनके को क्या कहते जाते हैं ये कि रेबिड का टीआरएनए ह्यूमन का एमआरएनए कोडन एट दिस ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ह्यूमन की बनेगी क्योंकि एमआरएनए कोडन उपस्थित होता है। प्रोटीन किसकी बनेगी, ये ह्यूमन की बनेगी क्योंकि एमआरएनए किसका है उसके ऊपर कोडन परसेंट। प्रोटीन हमेशा एमआरएनए की बनती है क्योंकि एमआरएनए पर कोडन परसेंट होता है। प्रोटीन किसकी बनेगी, तो प्रोटीन सिर्फ किसकी बनेगी ह्यूमन की बनेगी क्योंकि कोडन किसके प्रेजेंट है एमआरएनए के प्रेजेंट है। देखो मैसेंजर आरएनए की अगर बात करें, खोज जो है इसकी जैकब मोनोन ने की थी। एमआरएनए की किसने की थी, जैकब मोनोन ने की थी। टोटल आरएनए का कितना होता है 3 से 5% होता है, यह लार्जेस्ट आरएनए होता है, यह लार्जेस्ट आरएनए होता है। इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, क्या होती है इसकी जो शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, ये बायोलॉजिकली एक्टिव आरएनए है क्योंकि इस पर कोडन पाए जाते हैं। क्या होता है बायोलॉजिकली एक्टिव आरएनए क्योंकि इसके वजह से कोडन पाए जाते हैं जिसके अनुसार प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसके अनुसार क्या होता है प्रोटीन जो है सिंथेसिस होता है। ये हाईली अनस्टेबल आरएनए होता है। कैसा होता है हाईली अनस्टेबल आरएनए होता है। प्रोकैरियोटिक आरएनए के अंदर 5 प्राइम यूटीआर और सिस्टोनिक रीजन और 3 प्राइम यूटीआर ट्रांसलेटर रीजन होता है। फिर देखो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि क्या करता है 3 प्राइम यूटीआर जो है हम ट्रांसलेटर रीजन इंक्रीज कर देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ट्रेनर सीक्वेंस होता है। देखो 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर बीच के अंदर होता है इंटरसिस्टोनिक रीजन, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। मेरे को याद आता है सिस्टोनिक रीजन ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। कैसा रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भाग जो है वो लेता है। देखो एमआरएनए में इंट्रोन एंड एक्सोन जो एब्सेंट होता है, एमआरएनए क्या होता है इंट्रोन और एक्सोन जो है एब्सेंट होता है। देखो 5 प्राइम पीटीआर ये क्या होता है ए जी सी जी ए जी जी एजीजी सीक्वेंस, एजीजी सीक्वेंस जो है शैडोल्नो सीक्वेंस है, शैडोल्नो सीक्वेंस, यह पॉली प्यूरिन जैसे सीक्वेंस है। कैसा होता है पॉली प्यूरिन जैसे सीक्वेंस है, ये जो इनिशिएटर कोडन है, स्टार्ट कोडन है, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है जो कि क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन करता है। देखो यूएए या यूएजी या 3 प्राइम यूटीआर प्रोकैरियोटिक के माध्यम से यूजीए स्टॉप कोडन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन जो कि कहता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन करता है। यूएए क्या है ओकरे यूएजी अंबर, यूजीए है ओपल, यूएए ओकरे यूएजी अंबर और यूजीए ओपल। देखो एयू जो है मिथियोनिन को कोड करता है, एफ मेट फॉर्मल्डिहाइड मिथियोनिन या 30s राइबोसोमल सबयूनिट 6s आरएनए। फिर बात करना आता है पॉली पिरिमिडिन रेडियो सीक्वेंस, एंटी शैंडरोनो सीक्वेंस यू सीरीज चला जाता है। 5 प्राइम यूटीआर की अगर बात करें एजीसीजी एजीजी एजीजी
AUG, ये 60 डेज आरआरएनए का जो सीक्वेंस है वो इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये 30s राइबोसोमल सीक्वेंस, पॉलीपिरिमिडीन रिच सीक्वेंस, पॉलीपिरिमिडीन रिच सीक्वेंस, एंटीसाइटोगेनोल रिच सीक्वेंस। AUG क्या इनिशिएशन कोडन, ये इनिशिएशन जो कि क्या करता है, इनिशिएशन कर देता है ट्रांसलेशन का। UAAUAG की अगर बात करें, UG ये जो है UTR3 प्राइम, स्टॉप कोडन, टर्मिनेशन कोडन और स्टॉप ट्रांसलेशन। ये कहता है स्टॉप कोडन और टर्मिनेशन कोडन, स्टॉप कर देता है ट्रांसलेशन को। देखो यूकैरियोटिक एमआरएनए की अगर बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है, ट्रांसलेशन आरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। 5 प्राइम पे क्या होता है, यूटीआर लीडर सीक्वेंस, फिर आ जाता है एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस, फिर आ जाता है इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, फिर आता है एक्सॉन, एक्सॉन 1, इंट्रॉन 2, एक्सॉन 3। डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाता है, एचएनआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज, फिर हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है, 5 प्राइम एंड पर गैपिंग होती है 7 मिथाइल गुआनिन, और 3 प्राइम एंड पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एटेल। देखो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, एक्सॉन जो है कोडिंग सीक्वेंस और प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, इंट्रॉन जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता है। देखो 7 मिथाइल गुआनिन जो है, यूटीआर एक्सॉन 1, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 1, फिर आ जाता है एक्सॉन 2, इंट्रॉन 2, एक्सॉन 3, और ये आता है यूटीआर ट्रिपल ए ओ एच पॉली एटेल। फिर बात की आती है आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन जो है लिगेंड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर बात की जाता है यूटीआर एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 2 3, ए ट्रिपल ए ओ एच लाइगेज के एंजाइम से इसको हम जोड़ देते हैं ए ए ओ एच एमआरएनए एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3। ये देखो एमआरएनए में ओनली कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, एमआरएनए जो है इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। 5 प्राइम एंड पर कैपिंग है, 3 प्राइम एंड पर पॉलीएडिनाइलेशन होता है। 5 प्राइम एंड पे क्या होती है, कैपिंग होती है, 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, पॉलीएडिनाइलेशन होता है। एमआरएनए को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, एमआरएनए को क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। फंक्शन ऑफ एमआरएनए की अगर बात करें, एमआरएनए पर कोडन के अनुरूप प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन, ए सी टी जी ए टी ए GCTA, ये टेम्पलेट बन जाएगा। ठीक है, जिसके फिर बाद में ये या फिर इसमें जीन ट्रांसक्रिप्ट सीक्वेंस जो है पूरा पूरा है 7 आगे सही हो जाएगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट, डीएनए में 260 नैनोमीटर यूवी लाइट का अब्लेशन करते हैं, नाइट्रोजनस बेस एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।